So this table is actually going to be the broader classification along with the sections of BNS. So that will be talking about the rules that are laid down in the BNS for punishment, for abatement. Okay. So just make the table. Okay. So first write the category, and then here write the sections of BNS. Okay. So first write the category. So the first category is basically about the abatement, where the offense for which the abatement was done is basically committed. So this is dealt under section 49 to 50 of BNS, right? So 49 to 50. Then second category is abatement where offense is not committed. So this is basically dealt under section 55 and 56. Third category is abatement leading to different act or result. ये लिख लो. Then we'll be moving ahead. Exactly right, Pranjal. Exactly right. So written this. All right. Presence of अगर presence है abater का जिसने abatement किया, if that abater is present at the crime scene is held under section aggravated offenses. और अगला है concealment of design to commit crime. ठीक है. Write this.
देखो अब यहां पर बात करते हैं पहले तो, सो फर्स्ट हेडिंग डाल दो एक, फर्स्ट पुट अ मेन हेडिंग जिसमें राइट सेक्शन 49 ऑफ बीएनएस, और हेडिंग में लिखो पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट वेयर एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। देखो सेक्शन 49 ऑफ बीएनएस जो है वो एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और प्रिंसिपल जो है वो ये बोलता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, कि अगर मानो एक्स इज द अबेटर और वाई इज द प्रिंसिपल ऑफेंडर, देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द अबेटर एंड द प्रिंसिपल ऑफेंडर, और प्रिंसिपल ऑफेंडर को अबेटर ने अबेट किया, ठीक है, और इस अबेटमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ऑफेंस, लेट से इसका रिजल्ट हुआ मर्डर। ठीक है, तो मर्डर इज द रिजल्ट, और ये जो अबेटमेंट हुआ था ये भी मर्डर का ही हुआ था, मतलब जो अबेटमेंट किया गया था वो भी उसी ऑफेंस का किया गया था जो प्रिंसिपल ऑफेंडर ने एग्जैक्टली कमिट किया। तो इस केस में दोनों को, इनको भी और इनको भी, दोनों को बराबर ट्रीट किया जाएगा अंडर द लॉ। बात आ रही है समझ में? बट द कंडीशन इज कि जो अबेटमेंट किया गया ऑफेंस वही कमिट हुआ। ठीक है, तो अगर अबेटमेंट जो हुआ उसी का ही ऑफेंस अगर कमिट हुआ तो उस केस में इक्वालिटी ऑफ लाइबिलिटी होती है। इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिखो, लिखो ऐसे, सेक्शन 49 बीएनएस प्रोवाइड्स दैट, section 49 of BNS provides that whoever abets any offense, that whoever abets any offense, whoever abets any offense shall be punished with same punishment, shall be punished with same punishment as the principal offender, as the principal offender। ठीक है, लिख लिया ये बात? ठीक है, इसमें लिखो इफ, कॉमा डाल के, लेकिन इफ भी लिख लो, दो कंडीशन है। इफ the act abetted is actually committed, the act abetted is actually committed, तो पहली तो कंडीशन यही है कि जो एक्ट हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है विच इज द मर्डर, यही अगर अबेट हुआ था तो इस केस में सेम पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा और लिखो एंड, और अगर, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर एक स्पेसिफिक केस में एक अलग लाइबिलिटी प्रेस्क्राइब की गई है बाय द बीएनएस इटसेल्फ, तो उस केस में नहीं होगा ये। ठीक है, तो लिख लो एंड नो सेपरेट पनिशमेंट प्रोविजन, नो सेपरेट पनिशमेंट प्रोविजन exists in BNS for that abatement। अगर कोई अलग प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा, बट अगर कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, द कोर प्रिंसिपल इज द रूल ऑफ इक्वल पनिशमेंट, द कोर प्रिंसिपल इज द रूल ऑफ इक्वल पनिशमेंट, द कोर प्रिंसिपल इज द रूल ऑफ इक्वल punishment in which the abetter in terms of punishment
in which the abettor in terms of punishment is equal to the principal offender, is equal to the principal offender. तो देखो एसेंशियल कंडीशन क्या है इस सेक्शन को अप्लाई करने की। तो देयर आर मेजरली थ्री कंडीशंस। ओके, तो तीन कंडीशंस हैं इस 49 सेक्शन को अप्लाई करने की। एक कंडीशन ये बोलती है कि एक्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई अबेटमेंट हुआ लेकिन उस अबेटमेंट के रिजल्टेंट वो एक्ट नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात जो है ये होना चाहिए कि जो ऑफेंस कमिट हुआ और जो अबेटमेंट हुआ था उनके बीच में एक नेक्सस होना चाहिए। जो अबेटमेंट हुआ था वही ऑफेंस होना चाहिए। अगर मर्डर के लिए किसी को इंस्टिगेट किया गया था तो उसने मर्डर ही किया हो। हाँ, अब आप कहोगे कि मानो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मर्डर के लिए इंस्टिगेट किया और रिजल्टेंट ये हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफेंडर था उसने नाइफ से स्ट्राइक किया, ठीक है, स्टैब किया, लेकिन उससे मर्डर नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आगे आने वाले सेक्शन है। बट यहाँ बात हो रही है कि एक तो पहली बात ऑफेंस कमिट हुआ हो और जो ऑफेंस हुआ है और जो अबेटमेंट हुआ था उनके बीच में एक ऑफिशियल कह रहा हूँ, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस हो। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि कोई अलग से पनिशमेंट प्रोविजन जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कहीं और ना दिया गया। अगर कहीं और दिया गया होगा तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा, बट कहीं और कोई पनिशमेंट प्रोविजन ना दिया गया हो। आ रही है बात समझ में? So just write it down. ऐसे क्वेश्चन लिखो, what are the essential conditions for applying section 49 of BNS? What are the essential conditions for applying section 49 of BNS? तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, the offense must actually happen. The offense must actually happen. ठीक है। नंबर टू लिखो, राइट, नंबर टू, there must be nexus between the Abetment Act and the offense committed. एक नेक्सस होना चाहिए। और तीसरा, there shall be no separate punishment provision for that abatement। ठीक है, कोई सेपरेट पनिशमेंट प्रोविजन ना दिया गया। ठीक है, नहीं, मियर अटेम्प्ट अगर होगा, अच्छा, देयर डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस के लिए क्या सेक्शन है, यू कैन सी, देख लो। अबेटमेंट जहां पे ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है उसके लिए 55 56। और प्रांजल मेरी बात सुनो, अगर फॉर एग्जांपल मान लो अबेटमेंट हुआ मर्डर का, बट मर्डर के अबेटमेंट के बाद में जो कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट निकल के आया, जो उसका जो प्रिंसिपल ऑफेंडर ने एक्ट जो कमिट किया, तो उस एक्ट में हमने ये देखा कि उस एक्ट में मर्डर नहीं हुआ, बट क्योंकि अबेटमेंट हुआ था मर्डर का, ठीक है, उसमें भी कई इफेक्ट बटे। ठीक है, उसमें भी फिर ये है कि अगर ऐसे एक्ट का अबिटमेंट हुआ हो जिसके लिए जो सजा है वो सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की अगर हो, तो उसमें तो 100% स्ट्रिक्ट जो है वो लाइबिलिटी इम्पोज की जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे आने वाले सेक्शंस में, देखते हैं उनके लिए जो है वो क्या है। लेकिन अभी आप इसमें ना एक इलिस्ट्रेशन लिख लो, राइट, फॉर सेक्शन 49, ऐसे हेडिंग सब हेडिंग डाल दो, इलिस्ट्रेशन फॉर सेक्शन 49 ऑफ बीएनएस। अब जैसे इसमें मान लो ए ने, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि ए ने बी को ब्राइब दिया, ब्राइब ऑफर किया, तो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ अबेटमेंट, कि ए ने बी को एक क्राइम करने के लिए
एक ऑफेंस कमिट करने के लिए इंस्टिगेट किया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्योंकि ए ने बी को इंस्टिगेट किया एक जो है ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो इसमें ए तो हो गया अबेटर और बी ने वो पैसा अगर मान लो ब्राइब एक्सेप्ट कर लिया तो बी तो हो गया प्रिंसिपल ऑफेंडर। बट इसमें ये माना जाएगा कि क्योंकि ए और बी, ए ने जो अबेटमेंट किया, बी ने उस अबेटमेंट को अंजाम दे दिया, द एक्ट ऑफ ब्राइब इज कमिटेड, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, दोनों को जो है वो इक्वल गिल्टी माना जाएगा, ठीक है। सो राइट दिस, ए ऑफर्स bribe to B and B accepts the bribe. ठीक है, इसमें लिख लो फुल स्टॉप डाल के, हियर A is the abettor and is liable for same punishment as B and is liable for the same punishment as B. ठीक है, क्लियर है ये बात। एक और इलस्ट्रेशन लिख लो। अब जैसे एक दूसरे इलस्ट्रेशन में यूं मान के चलो कि ए और बी ने क्या किया, ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है। आपको पता है 3 तरीकों से अबेटमेंट हो सकता है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड। तो अगर मान के चलो ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी की और एक विक्टिम था जिसको पॉइजन करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की, ए ने पॉइजन प्रोक्योर किया और बी ने पॉइजन एडमिनिस्टर किया। इसमें एडमिनिस्टर करने वाला बी होगा प्रिंसिपल ऑफेंडर, बट ए क्योंकि ए ने प्रोक्योर किया और इंटेंशनल एड भी किया, दोनों ने मिलकर कॉन्स्पायर भी किया था, तो ऐसे केस में हम ये मान के चलेंगे कि ए विल ऑल्सो बी इक्वली लायबल फॉर दी ऑफेंस, ठीक है। तो ऐसे लिखो इस बात को कि ए प्लस बी plans the poisoning, A plus B plans the poisoning, फुल स्टॉप डाल के लिखो, A procures the poison and B administers the poison. A procures the poison and B administers the poison and the victim dies. And the victim dies. तो फुल स्टॉप डाल के लिखो कि B will be the murderer and A is abettor by conspiracy. B will be the murderer and A will be the abettor by conspiracy. And hence same punishment of murder will be given to both. ठीक है, अब एक अगली हेडिंग डालो, सेक्शन 50 ऑफ बीएनएस, राइट, सेक्शन 50 ऑफ बीएनएस। उसमें लिखो अबेटमेंट वेयर पर्सन अबेटेड एक्ट्स, अबेटमेंट वेयर पर्सन अबेटेड एक्ट्स with different intention. अब देखो इसको कुछ यूं समझो, ठीक है, इस वाले सेक्शन और इससे अगले सेक्शन में ना थोड़ी सिमिलैरिटी होगी, इसको समझना। मान के चलो कि ए ने बी का अबेटमेंट किया, ठीक है, बी को ये कहा कि भाई आप एक काम करो, आप जो है रॉबरी करो या फिर थेफ्ट कमिट करो, कमिट थेफ्ट, ठीक है।
तो ए ने बी को जो है अबेट किया फॉर कमिटिंग रॉबरी या फिर थेफ्ट, ठीक है। अच्छा, बी के और ए के बीच में कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड एग्जैक्टली ऐसा मतलब हमें नहीं पता चल पा रहा है। और बी ने क्या किया, बी ने सी से थेफ्ट तो कमिट किया ही किया, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि सी के साथ में बी की कोई पहली दुश्मनी भी थी, तो इसका साथ में इसने क्या किया, मर्डर भी कर दिया, ठीक है, इसका साथ में मर्डर भी कर दिया। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, बिकॉज जो यहाँ पर एक्ट कमिट हुआ है, जो यहाँ पर ये क्या है, ये एक्ट है, और ये क्या है, ये है अबेटमेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। बात आ रही है समझ में? दोनों क्या है, डिफरेंट है। अगर, और मेरी बात समझना है, ये जो मर्डर इसने किया, ये इस थेफ्ट का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये इसने जानबूझ के किया। ऐसा नहीं हुआ है कि थेफ्ट चोरी करने गया था, वो छीना झपटी में जो है गलती से मर्डर हो गया। इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस नहीं है ये मर्डर सेपरेट है, जानबूझ करके प्री प्लान मर्डर किया है। बात आ रही है समझ में? तो जो एक्ट है ये एक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट फ्रॉम व्हाट द अबेटमेंट वाज डन। बात आई समझ? तो ऐसे केस में सेक्शन 50 ऑफ बीएनएस ये बोलता है कि ऐसे केस में अगर जो प्रिंसिपल ऑफेंडर ने जो एक्ट कमिट किया वो बिल्कुल ही अलग था, विद डिफरेंट इंटेंशन एंड नॉलेज कमिट किया गया है ऑफ व्हाट द अबेटमेंट हैज हैपेंड, तो ऐसे केस में जो जूरी है, जो जजेस हैं, वो ये देखेंगे कि जो पनिशमेंट, जो लायबिलिटी इंपोज की जाएगी, वो फिर उसके लिए नहीं की जाएगी जो एक्ट हुआ है। इस एक्ट के लिए लायबिलिटी फिर केवल इनको इंपोज की जाएगी, और इनको वही लायबिलिटी इंपोज की जाएगी फॉर द ऑफेंस दैट दे हैव इंटेंडेड फॉर। बात आई समझ? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ? बताओ, कोई अगर जरा भी कुछ लग रहा हो। पक्का ये समझ में आ रहा सर है ना? बट फिर इसमें और तो सेक्शन दिस इज व्हाट 51 आई एम में ट्राइंग टू से कि, और जो एक्ट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल द अबेटमेंट वाज बेसिकली फॉर थेफ्ट, और बाय एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड एंड दे वेंट देयर, द अबेटमेंट वाज अंडर अ सिचुएशन कि जहां पर बहुत डेंजर था, तो ऐसे केस में मेरा माइक नॉट वर्किंग, योर माइक इज आल्सो वर्किंग बट योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग। योर माइक इज आल्सो वर्किंग वेल, ठीक है, but here the speaker is not working. I have asked today also then to resolve this as soon as possible, so it will be resolved soon, है ना, हो जाएगा ये जल्दी सॉल्व, है ना, अदरवाइज मैं अपना कोई लेक्चर हॉल चेंज कराऊंगा, ठीक है। तो हाँ, बस 1 मिनट दो, ठीक है। वहां बात कर रहा है कि अगर उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था तो, ठीक है, इन दैट सेक्शन इट इज, इफ इट इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, वही मैं भी बताने जा रहा था कि अगर मानो थेफ्ट का जो है अबेटमेंट हुआ, और थेफ्ट एट नाइट अबेटमेंट हुआ जहां पर पुलिस फोर्सेस वर देयर, तो थेफ्ट तो हुआ, लेकिन थेफ्ट के साथ साथ फॉर एग्जांपल वहां मर्डर भी हो गया, बट दैट मर्डर इज बेसिकली नॉट अ डिस्टिंक्ट रिजल्ट। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम आपने अबेटमेंट आप कर रहे हो कि रात में छुप के जाओगे और किसी को सोते हुए जो चोरी कर लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये 100% हो सकता है कि जो है सामने वाला इंसान जहां आप चोरी कर रहे हो उसकी डेथ हो जाए, उसको मर्डर हो जाए। कैसे आप, लॉ हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलता है कि अ पर्सन is basically foresighting, is having the knowledge of all the possible consequences. You cannot say at that time that I have never thought कि ये हो जाता, नहीं, what abatement you committed
you must have thought about all the possible consequences of that. आ रही बात समझ में? राइट, लिखो सेक्शन 50 BNS provides that whoever, section 50 of BNS provides that whoever abets the commission of an offense, that whoever abets the commission of an offense shall, if the person abetted does the act, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge, with a different intention or knowledge from that of the abettor, from that of the abettor, comma, be punished with the punishment, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or the knowledge of the abettor and with no other. इसमें यही बात है कि जिसने भी अगर वो एक्ट ऑफेंस किया तो अबेटर के अगर इंटेंशन या नॉलेज से अलग अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ, ऐसे केस में द अबेटर विल बी पनिश्ड एज इफ जो इंटेंशन और नॉलेज अबेटर को थी उस इंटेंशन और नॉलेज से अगर वो ऑफेंस कमिट हुआ होता तो उस केस में जो पनिशमेंट हुई होती तो अबेटर को वही पनिशमेंट दी जाए। आई बात समझ? राइट, कोर प्रिंसिपल लिख लो इसका नोट डाल के ना, राइट द कोर प्रिंसिपल ऑफ इट, राइट वेरिएशन इन मेंस रिया, variation in mens rea of the person abetted is immaterial and the liability of abettor and the liability of abettor depends only on his own intention or knowledge, not on that of the person abetted, not on that of the person abetted। ऐसे लाइन चेंज करके लिखो, the essence of section 50 is that when the act done
act done is different from the act abetted, the abetter still gets punished as per his own mens rea. ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल एक इलिस्ट्रेशन है, जैसे ए ने क्या किया, ए इंटेंडेड थेफ्ट, ए ने क्या किया, ए इंटेंडेड थेफ्ट, ठीक है। अब ए ने इस थेफ्ट को करने के लिए बी को इंस्टिगेट किया, बी को इंस्टिगेट किया और बी को ये झूठा विश्वास दिला दिया कि जो प्रॉपर्टी का थेफ्ट करना है इसको, ये ए की है। मान लो ए ने सोचा कि सामने रखी हुई मोटरसाइकिल को मुझे चोरी करना है, बट व्हाट हैपेंड, ए डिडंट वेंट हिमसेल्फ, he instigated B to basically commit the theft of the motorcycle. Now A instigated B and made B believe that the particular motorcycle belongs to A. Now what happened, due to this, जो B ने एक्ट किया, जो B ने ये चोरी की, that act was an innocent act because the intention was not there to commit theft. ठीक है, अब ऐसे में वो प्रिंसिपल ऑफेंडर तो जो है वो गिल्टी हुआ ही नहीं, नॉट गिल्टी, बिकॉज ही डिडंट कमिटेड थेफ्ट, बट व्हाट ए इंस्टिगेटेड हिम फॉर वाज बेसिकली टू कमिट थेफ्ट। तो यहाँ ए का मेंस रिया एकदम डिफरेंट है और बी का मेंस रिया एकदम डिफरेंट है। इन दैट केस ए विल बी बेसिकली हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग थेफ्ट। ठीक है, क्लियर? तो राइट दिस, एक इलस्ट्रेशन लिख लो, ए इंटेंड्स थेफ्ट, A intends theft, full stop. A instigate B. A instigate B to take Z's property. To take Z's property, full stop. A makes B believe that the property belongs to A. That the property belongs to A. Full stop. B takes property in good faith. B takes property in good faith. Full stop. Here the legal position is that, here the legal position is that B has committed no theft because he had no dishonest intention. And A is held guilty of abetting theft. And A is held guilty of abetting theft. Full stop. A punished as if theft
had been committed. ठीक है, यहाँ ए को ऐसे पनिश किया जाएगा एज इफ जो थेफ्ट है वो हुआ है. यस मैम. बी को नहीं मिलेगा बिकॉज हियर टोल्ड ना कि बी वाज मेड टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए. तो बी but for the commission of any crime, two elements are majorly required. One is mens rea and second is actus reus. Actus reus happened because the act happened, but mens rea was absent because B was made to believe that the property is not of Z but of A. So he basically took that property in good faith. Getting the point? Clear? Now we put the main heading, section 51 of BNS. जिसमें heading डालो, section 51 of BNS. Yes, both are punished. See, what does section 49 says? Section 49 says कि if, for example, A abets B to do a particular act and that act is committed, okay, in that case A and B will be equally liable for that act, okay. But section 50 here is not contradicting it, but it is saying कि first of all, A, for example, if abets B. Now, the two important criteria for a crime is first is mens rea and the act second. Mens rea stands for guilty mind. Now the thing here is, first of all, understand the mind of A. A wants to commit theft, right? For committing theft, A goes to B and says that this particular motorcycle, okay, this particular motorcycle is my property. Go and take it. He goes here, takes it. Okay. Now, is this a theft? No. Why? Because he took this with no intention to commit theft. He didn't had the intention to commit theft. He took this motorcycle in good faith. कि भाई ए की मोटरसाइकिल है, मांग रहा है तो लाके दे देते हैं उसको. So was there any intention in the mind of B to commit that? But what about the mens rea of A? The mens rea of A was clearly to commit theft because he knew that that motorcycle belongs to Z. Section 50 says that, for example, where the mens rea of the abettor is different, but the act committed is different. This act done by B, is this theft? No, this is not theft. So the act that is committed in response to the abetment, that act tends to be very different from what was abetted. In that case, the punishment that will be given to A, or I would say the punishment given to the abettor, will be accordingly to the intention or the knowledge that the abettor had while committing the offense of abetment. Getting the point? Now clear or not? Still, if you have any doubt, please do respond. Okay, all right. You also? Clear?
No, both. When all clear, then both. When up say then so this is Sigma Pranjal style. Okay? This is Sigma Pranjal style. When partial clear, then one. When all clear, then two. All right. Okay? So everyone from now onwards will do it. I will ask you to show this. Okay? This Sigma style. तो देखो आगे. So now coming on to लिखो इसमें heading लिखो liability of abettor when one act abetted. But different act done. मेरी बात समझना आप बहुत ध्यान से समझना इस बात को. Listen here. So here the point is कि now there must be a confusion in, like, this is a general confusion in everyone's mind with related to section 50 and 51 of BNS. So what does that confusion is? So here there are two important words mentioned: abetted and done. In the previous section it is stated committed. मतलब वहां पर for example if A and B is there, A is the abettor and B is the principal offender, right? In that case B do something different, okay, then from the basically abetment, okay, but here 51 deals with in consequence of abetment. मतलब जो चीज अबेट की है वही चीज कर भी रहा है प्रिंसिपल ऑफेंडर, बट उसी चीज के होते होते ही कोई दूसरी चीज भी अगर हो जाती है, ऐसा मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक अबेटमेंट हुआ था किसी एक एक्स के मर्डर करने का, बट एक्स के मर्डर करते करते दोनों को ये बात पता भी थी कि एक्स के ही साथ एग्जैक्टली बैठा हुआ है वाई भी उसी मोटरसाइकिल पे जिसपे उसको गोली मारनी है, और साथ ही साथ उसी एक्ट के करते करते वो एक्ट जो है दूसरा एक और एक्ट हो गया कि एक्स को जो है मारते मारते वाई भी मर गया. फॉर एग्जाम्पल दिस वाई इज नॉट अ सेपरेट एक्ट, this was in consequence of the abatement and the offense committed. Getting the point? In consequence to the abatement and the offense committed. So लिखो इस बात को, then it will be more clear to in your mind, right? Section 51 of BNS provides that Section 51 of BNS provides that when an act is abetted, that when an act is abetted, but the person abetted does a different act, then the abettor will be liable abettor will be liable
for the act actually done, for the act actually done, provided that the act done, provided that the act done was a, provided that the act done was a probable consequence of abetment, and the act was committed under the influence of instigation or with aid given, or with aid given, or in pursuance of conspiracy. इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखो एक बात को. Section 51 embodies constructive criminal liability, which means that the abettor may be liable for consequences beyond the exact act intended. Full stop. Law presumes a person, law presumes a person intends natural and probable consequences of his acts. इसी में पैराग्राफ चेंज करके एक मैक्सिम लिख लो. Right. Every man is presumed to intend the natural and probable consequences of his act. यहां बात ये हो रही है कि हर इंसान को ये लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके नेचुरल क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं वो आप प्रिज्यूम करके चलेंगे इस बात को. ठीक है. लॉ कभी ये नहीं सोचेगा कि नहीं आपने प्रिज्यूम नहीं किया था कि ये हो जाता. नहीं, लॉ विल फर्स्ट प्रिज्यूम कि आपको पता होगा पक्का कि इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है. गेटिंग द पॉइंट. एक सेकेंड रुको.
एक सोल्यूशन है यार, हेडफोन कनेक्ट हो सकता है। अभी तो हेडफोन इज इंगेज, बट मैं अपने पास से ना हेडफोन लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम अगर यही क्लास हुई ना। then if you will be having any problem ना, then I will be asking you to then first ask me, मैं हेडफोन यूज करूंगा, then you can just tell me, है ना। ठीक है, अगर प्रॉब्लम ये हुई तो, है ना। तो चलो अब देखो नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें बात आती है कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है? तो कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब ये है कि इवन कंस्ट्रक्ट करके लाइबिलिटी ज्यादा इंपोज की जाएगी देन व्हाट वाज एक्चुअली इंटेंडेड फॉर। ठीक है, क्यों और कब? क्यों? इसलिए क्योंकि लॉ ये मानता है कि यू मस्ट बी नोइंग ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट। एंड किस लिए? इसलिए कि आपने जो एक्ट किया और जो एक्ट हुआ ये आप ही के इंटेंशन का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। ये कहना वैसे उतना सही नहीं है, because in 49 also the primary focus is on the act only, because whether the act committed intended is committed or not। ठीक है, वाह। बट हाँ, यहाँ पर ज्यादा फोकस है इस बात पर नहीं, फोकस तो इंटेंशन पर भी है ही यहाँ पे आपने, बट हाँ कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट आ गया। सो यू कैन से दैट फोकस इन दिस सेक्शन इज पर्टिकुलरली ऑन consequences of the act that was intended। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। ऐसे लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। राइट, समथिंग which is likely to happen, something which is likely to happen, something which is likely to happen, comma, can reasonably be executed, can reasonably be executed, and ordinary person can foresee। ठीक है, तो ये बात है इसमें। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन भी लिख लो इसमें, राइट, इलस्ट्रेशन। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि ए ने इंस्टिगेट किया एक बच्चे को टू पॉइजन जेड। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि इट इज लाइकली पॉसिबल दैट जो बच्चा है वो जेड को भी पॉइजन दे सकता है वाई की जगह, है कि नहीं? और उसने जो है दूसरे को पॉइजन दे दिया। उस केस में यू कैन नॉट क्लेम दिस थिंग कि नहीं भाई मैंने तो एक्स को देना था, मेरे को तो पॉइजन नहीं। ठीक है, लिखो ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पॉइजन वाई, but
the child poisons Z. ठीक है, तो फुल स्टॉप डाल के लिखो, इफ द चाइल्ड एक्टेड अंडर इंस्टिगेशन, if the child acted under instigation, comma, poisoning Y was probable consequence. And A will be liable as if he instigated poisoning Y. ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ सेक्शन 51? देखो, एक है एजेंट थ्योरी। एजेंट थ्योरी ये बोलती है कि जो प्रिंसिपल है वो एक्ट करता है एज द एजेंट ऑफ द अबेटर। ठीक है, तो एजेंट थ्योरी बोलती है कि अगर ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू किल सी, so here B acts as a agent of A. A ने अगर B को इंस्टिगेट किया टू किल C, here B acted as a agent of A, और B ने फिर जो भी, तो ये थ्योरी, ये सेक्शन ये बोलता है कि फिर B जो भी काम करे उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर जो भी काम हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इज A also. तो फर्स्ट लिखो, agency theory says that agency theory says that the principal acts as agent of abettor. फिर एक अगला लिखो, एक होती है फोर्सिएबिलिटी डॉक्ट्रिन। फोर्सिएबिलिटी डॉक्ट्रिन ऐसे लिखो, इसमें लाइबिलिटी एक्सटेंड्स टू ऑल द फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अच्छा, एक और लिख लो, एक पॉइंट, एक रिस्क क्रिएशन थ्योरी होती है। ये बोलती है कि भाई अगर अबेटर ने एक ऐसी सिचुएशन, एक रिस्की सिचुएशन को अगर जन्म दिया है तो ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द आउटकम्स ऑफ दैट सिचुएशन। तो लिखो, एक ऐसे रिस्क क्रिएशन थ्योरी लिख लो, रिस्क क्रिएशन थ्योरी which says that risk creation theory which says that if a better creates dangerous situation, he must be liable for its natural consequences.
ठीक है, अब आ जाओ अगले हेडिंग पे, सेक्शन 52 ऑफ बीएनएस। ऐसे लिखो इसमें, अबेटर लायबल टू क्यूम्युलेटिव पनिशमेंट। देखो अब मान के चलो इसमें क्या हुआ, ये भी थोड़ा क्लैशिंग ही सेक्शन है। ये बोलता है कि ए ने मान के चलो बी को अबेट किया था टू बेसिकली, क्या बोले, जैसे कुछ भी ऑफेंस ले लो, थेफ्ट के लिए किया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थेफ्ट के लिए किया था, और बी ने जा करके थेफ्ट किया, बट हुआ क्या, ऑन द वे बैक, ऑन द वे बैक, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा प्रोन टू अटैक्स थी, ऑन द वे बैक क्या हुआ कि ऑन द वे बैक कुछ दूसरे गैंग ने इनको देख लिया, बी को, और बी पे गोली चला दी। तो बी ने क्या किया, बी ने मल्टीपल मर्डर्स, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है, ए ने तो अबेट किया था थेफ्ट के लिए, यहां दो जो है एक्ट हुए, एंड अंडर द लॉ these two acts are completely distinctive acts, ठीक है। these two acts are completely distinctive acts under the law। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ऐसे केस में बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये भी हो सकता है कि फिर जो अबेटर है उसको केवल एक ही, जिसके लिए उसका इंटेंशन था उसी एक्ट के लिए उसको पनिश किया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि इन दोनों एक्ट्स को क्यूमुलेट करके एक करके और इन दोनों के लिए जो है वो अबेटर को पनिश किया जा सकता है। सिचुएशन पे डिपेंड, लिखो इस बात को। सेक्शन 52 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 52 ऑफ बीएनएस provides that provides that if act abetted is committed, if act abetted is committed and another act which is a probable consequence is also committed, is also committed, and that second act is a distinct offense, and that second act is a distinct offense, then the abettor is liable for offense abetted
comma, additional offense committed, and even cumulative punishment for both. ठीक है, तो ये है। इसमें एक अगला पैराग्राफ में लिखो एक और बात, द कोर आइडिया इज दैट दिस सेक्शन इज अबाउट मल्टीपल लाइबिलिटीज. This section is about multiple liabilities. When one intended offense leads to another foreseeable offense, comma, both are legally distinct crimes. And here, the abettor may be punished for more than one offenses. ठीक है, यहां ये बात हो रही है. ठीक है, यहाँ किया जा सकता है उसको पनिश. ठीक है, तो देखो इसमें एसेंशियल फीचर ये है कि पहली बात तो एक अबेटमेंट होना चाहिए, एक ऑफेंस का इंस्टिगेशन हो, कॉन्स्पिरेसी हो या फिर इंटेंशनल एड हो. ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो एक्ट कमिट होना चाहिए, मस्ट बी कमिटेड. तीसरा ये है कि उसके साथ साथ एक और एडिशनल एक्ट भी कमिटेड होना चाहिए. चौथा ये है कि वो एडिशनल एक्ट जो है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ही होना चाहिए उस एक्ट का. और पांचवा ये है कि जो एडिशनल एक्ट हुआ है वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक का मर्डर किया था तो दूसरे का हो गया, वो तो सेम काइंड ऑफ ऑफेंस हो गया. डिस्टिंक्ट, रॉबरी की थी बट जो है थेफ्ट हो गया. ठीक है, सॉरी, थेफ्ट किया था मर्डर हो गया, मर्डर किया था थेफ्ट हो गया. ठीक है, तो ये है इसमें. ठीक है, इसमें लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव पनिशमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव पनिशमेंट? It means separate punishment for original offense abetted and additional offense committed. ठीक है, ये है कि भाई क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मतलब जो ओरिजिनल ऑफेंस था उसके लिए भी पनिशमेंट, साथ ही साथ जो एडिशनल ऑफेंस कमिट हो गया उसके लिए भी पनिशमेंट. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव पनिशमेंट. ओके, तो अब एक और हेडिंग डालो, सेक्शन 53 ऑफ बीएनएस. सेक्शन 53 ऑफ बीएनएस. इसमें लिखो लाइबिलिटी व्हेन इफेक्ट कॉज्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इफेक्ट इंटेंडेड.
देखो इसमें बात एक्ट की नहीं हो रही है, ठीक है। ये सेक्शन ये बोलता है कि बात यहाँ एक्ट की नहीं कर रहे। एक्ट तो जिस एक्ट के लिए अबेटमेंट हुई वही एक्ट एग्जैक्टली कमिट हुआ यहाँ पे, दैट्स ट्रू। बट अबेटमेंट से जो इफेक्ट कॉज करना था, जो इंटेंडेड इफेक्ट था, ठीक है, जो अफेक्ट इससे इंटेंडेड था, लेकिन जो एक्ट में रिजल्टेंट इफेक्ट निकल के आया, ये डिफरेंट था। बता रही समझ, इफेक्ट की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक्ट क्या करना था, एक्ट मान के चलो किसी को जो है फिजिकल टॉर्चर करना था, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ट। हर्ट करने गए बट इफेक्ट क्या हो गया, इफेक्ट होना था हर्ट बट इफेक्ट हो गया ग्रीवियस। करना था इफेक्ट ग्रीवियस हर्ट, करना हर्ट ही था, हुआ भी हर्ट ही, लेकिन ग्रीवियस हर्ट हुआ जिसकी वजह से डेथ हो गई। यहाँ इफेक्ट की बात हो रही, बात आई समझ। तो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इफेक्ट। जो इफेक्ट इंटेंड किया था उस इंटेंडेड इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट हो गया, उस केस में क्या होगा। तो ऐसे केस में पनिशमेंट उतने इफेक्ट के लिए होगी जितना इफेक्ट इंटेंडेड था, ठीक है। तो हाँ नहीं सॉरी, मैंने क्या बताया आपको, जितने के लिए इंटेंडेड था, नहीं, जितने के लिए इंटेंडेड था फॉर दैट तो पनिशमेंट होगा ही होगा, मिलेगा, बट द पनिशमेंट विल go up to the extent of the effect that is caused, ठीक है। बिकॉज ये आपकी जिम्मेदारी थी कि ये आपको सोचना चाहिए था कि आपके इस इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट भी हो सकता है। ये आपको सोचना चाहिए था कि आपने थप्पड़ मारने के लिए अबेटमेंट किया, वो थप्पड़ थोड़ी जोर से भी लग सकता है, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए था कि आपने डंडे से मारने के लिए आपने जो है वो अबेटमेंट किया, बट वो डंडे मारने से किसी के सर पे अगर डंडा लग गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। इट वॉज यू हु हैड टू थिंक ऑफ इट, राइट। यस, राइट। लिखो इस बात को, सेक्शन 53 ऑफ बीएनएस states that states that if a better intended one effect, if a better intended one effect but the act abetted but the act abetted produced a different effect, ऐसे लिखो फुल स्टॉप डाल के, abetter is liable for the actual effect caused. Abetter is liable for the actual effect caused. ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखो, हाँ लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिख दो, if he knew that such effect was likely.
यहाँ पे यही है कि अगर सोच सकता था तो, और लॉ ये मान के ही चलता है कि हर आदमी सोच सकता था। मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द कोर प्रिंसिपल गवर्निंग दिस सेक्शन इज दैट the core principle governing this section is that the knowledge of likely consequences is equal to the liability. Is equal to the liability. ठीक है, ऐसे लिखो, the focus is on what a better knew was likely, and not only on what a better intended. ठीक है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्या बेसिकली जो अबेटर था उसने जो एक्ट किया, तो क्या उसको ये बात पता था कि ये लाइकली कॉन्सिक्वेंस है या नहीं। ठीक है, अगर लॉ को जरा भी लगेगा जजेस को कि ये इसको पता हो सकता है कि ये लाइकली कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इस चीज का, इलस्ट्रेशन लिख लो, ए इंस्टिगेट्स बी, A instigates B to cause grievous hurt to Z. Full stop. B causes grievous hurt, but C dies, but Z dies. A instigates B to cause grievous hurt to Z. ठीक है, B causes grievous hurt, but Z dies. Full stop डाल के लिखो. If A knew grievous hurt likely to cause death, then A will be liable for murder. ठीक है, अब एक अगला लिखो, सेक्शन 54 ऑफ बीएनएस। इसमें लिखो, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। So here we are basically talking about the presence. जो साइट ऑफ क्राइम है, अगर उस साइट ऑफ क्राइम में अबेटर प्लस प्रिंसिपल ऑफेंडर दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो प्रिंसिपल ऑफेंडर को तो जो सजा होगी सो होगी, बट अबेटर को भी लीगल टर्म्स में
डीम्ड प्रिंसिपल ऑफेंडर ही माना जाएगा. दिस वर्ड डीम्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. So he will be called as the deemed principal offender. उस जगह पर अगर प्रेजेंट है. ठीक है. हाँ मतलब बेशक पार्टिसिपेट ना किया हो उस समय, बेशक अकॉम्प्लिस तो, लेकिन कंपेनियंस होते हैं वो पार्टिसिपेट टुगेदर नो. बट अगर बेशक पार्टिसिपेट ना किया हो बट ही वाज प्रेजेंट ना दैट टाइम, तो ही विल. फिर उसमें कोई नहीं क्या इफेक्ट आया क्या नहीं आया, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर को पनिशमेंट मिलेगी वही उसको मिलेगी. बेशक फिर उस समय उसका इंटेंशन कुछ भी रहा हो. ठीक है. तो लिखो सेक्शन 54 ऑफ बीएनएस provides that if a person has already abetted in offense and is present at the time of commission of that offense, comma, he is deemed to have committed the offense. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसे लिख लो. वो लिख लो. पहले से अबेटमेंट किया हुआ है और उस समय मौजूद भी है, तो इस केस में इट विल बी हेल्ड के जो प्रिंसिपल लाइबिलिटी है वो डीम्ड होगी, डीम्ड प्रिंसिपल लाइबिलिटी ऑन द अबेटर. ठीक है. ऐसे लिखो, लॉ क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन. लॉ क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन where even if abettor did not physically commit the crime या commit the act, where the abettor even if did not physically commit the act will be treated as if he committed it. ठीक है. तो इसमें काम करो, लिखो एक इलस्ट्रेशन.
A instigates B to kill C. A instigates B to kill C. And A stands nearby during killing. Full stop. A will be liable as principal offender. A will be liable as principal offender. देखो इसमें लॉ स्ट्रिक्ट क्यों है, मतलब प्रेजेंट रहने से एक मोरल सपोर्ट मिलता है उस क्रिमिनल एक्ट को। प्रेजेंट रहने से जो है उस एक्ट में, मतलब ये वो क्राइम सक्सेस हो, इसको एक और एश्योरेंस मिलता है प्रेजेंट रहने से। वहां प्रेजेंट रहने से जो है वो ये इंश्योर होता है कि जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो कंटिन्यूड है, ये पता चलता है। एक और है इसमें, लिख लो सेक्शन 55 ऑफ बीएनएस, जिसमें राइट अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस punishable with death or life imprisonment। ब्रैकेट में लिख लो इवन व्हेन द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड।